हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं सीडीपी का नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट, जिसमें दोस्तों हम लोग करेंगे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बेहद होंगे महत्वपूर्ण। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जो लोग भी दोस्तों चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर दोस्तों के साथ जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन रहा कि विकास की दिशा और क्रम हर बच्चे के लिए समान होता है, लेकिन हर बच्चा अपनी गति से विकसित होता है, और यह बाल विकास के निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को दर्शाता है। पहला ऑप्शन है आपका अनिरंतरता, दूसरा है आपका रैखिकता, और तीसरा है एक रूपता और है पृथकता। तो बात समझिए, थोड़ा सा यहाँ पर दिया है कि विकास की दिशा और क्रम हर बच्चे के लिए समान होता है, ये बात सही है, लेकिन हर बच्चे में अपनी गति से हर बच्चा जो है अपनी गति से विकसित होता है, यानी अलग अलग विकसित होता है। सभी का विकास अलग अलग तरीके से होता है, अलग गति से होता है। तो यह बाल विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो अलग अलग, यानी कि अलग अलग होता है सबका विकास, हर बच्चे का अलग गति से विकास होता है। तो यह कौन से सिद्धांत को दर्शाता है? पृथकता। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 4 होगा। पृथकता जो है, यानी ये पृथकता सिद्धांत को क्या करता है? दर्शाता है, अलगाव को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है कि कथन ये है क्या कि बालक और बाल्यावस्था के बारे में सामान्यीकृत दावा करना कठिन है, क्योंकि इसमें बहुत बहुलता या विविधता है। दूसरा है कि बाल्यावस्था एक सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना है। पहला अगर बात करें कि बालक और बाल्यावस्था के बारे में सामान्यीकृत दावा करना कठिन है क्योंकि इसमें बहुत ही विविधता है, तो ये पॉइंट तो बिल्कुल सही है। वहीं पर बाल्यावस्था एक सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना है, ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है और उसकी सही व्याख्या भी है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, और आर जो है सही व्याख्या करता है किसकी? ए की, यानी दूसरा जो है आर वाला जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है। अतः इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है सही व्याख्या करता है किसकी? ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे की सामाजिकरण की प्रक्रिया की सही व्याख्या करता है? पहला है कि बच्चे के संभाव्य गुण यानी कि अंतर्निहित शक्तियाँ आनुवंशिक सामग्रियों के पोषित होने का निश्चित परिणाम है, या बच्चे को सामाजिक परिवेश के द्वारा पूरी तरह से ढाला जा सकता है, या बच्चे का विकास सिर्फ उसके भाग्य द्वारा निर्धारित किया जाता है और उसमें न तो आनुवंशिकता की कोई भूमिका और न ही परिवेश की, या बच्चों का विकास आनुवंशिक और परिवेशी कारकों का जटिल पारस्परिक प्रभाव है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में आप ध्यान देंगे और एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आना ही आना है, एक क्वेश्चन आपका 100%। तो एक नंबर तो सिर्फ इस क्वेश्चन से आपका पक्का होता है कि देखिए, बच्चों का जो सामाजिकरण की प्रक्रिया है उसमें अगर पूछता है आनुवंशिकता और पर्यावरण का क्या जो है कि महत्व है, तो ये बात ध्यान दीजिएगा कि ना ही केवल आनुवंशिकता के प्रभाव से होगा और ना ही केवल वातावरण के प्रभाव से, यानी कि परिवेश के प्रभाव से। तो वहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ये कि उसमें आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का ही क्या होता है, एक जो है कि प्रभाव निश्चित रूप से होता है। यानी बच्चों का जो विकास होता है आनुवंशिक और परिवेशी कारकों का एक जटिल क्या होता है? पारस्परिक प्रभाव होता है। तो जहाँ पर दोनों की बात होगी वही आपका सही होगा। अगर केवल एक की बात करता है, केवल आनुवंशिकता या फिर केवल वातावरण, तो ऑप्शंस गलत होंगे, इतना ध्यान दीजिएगा अगर ऐसा क्वेश्चन आपको पूछता है। और एक क्वेश्चन 100% आपका आना ही आना है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि पियाजे के विकास सोपान सिद्धांत का सही विकास चरण क्रम पहचानिए। यानी जिन पियाजे साहब ने 4 जो है विकास के चरणों को बताया है, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों को दिया है। पहला जिसमें है संवेदीगामक, ठीक है, यानी संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक है उसमें, तो ध्यान देंगे। तो सब पहला है संवेदीगामक, दूसरा होता है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा होता है मूर्त संक्रियात्मक, और चौथा होता है औपचारिक संक्रियात्मक। ये ऑप्शन किस में आपको दिख रहा है? ध्यान दीजिएगा, अगर चीज़ें आपको याद हैं तो आप आसानी से जो है डायरेक्टली आंसर जो है कर पाएंगे। तो पहला होता है संवेदीगामक, तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 2, और बाकी सब में जो है कि अलग अलग दिया हुआ है, तो एक ही ऑप्शन है, आपको ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। तो याद रखेंगे संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पियाजे के सिद्धांत की आलोचना को प्रस्तुत करता है?
पहला है कि पियाजे को यह विश्वास नहीं था कि बच्चे बुद्धिमान होते हैं। यह बात तो बिल्कुल गलत ही है, क्योंकि बच्चे को बुद्धिमान तो पियाजे साहब ने कहा ही है। उन्होंने कहा था कि बच्चा जो है नन्हा वैज्ञानिक है। ठीक है। उसके बाद पियाजे ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों की क्षमताओं को कम करके आंका था। या पियाजे ने बच्चों को ज्ञान की सक्रिय संरचना वाला नहीं माना था, तो ये पॉइंट भी गलत है क्योंकि उन्होंने माना था। वहीं पर पियाजे ने विकास की प्रक्रिया को सतत माना था क्या? तो बिल्कुल नहीं माना था, तो ये पॉइंट भी गलत हो जाएगा। अतः इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकेंड बन जाएगा कि पियाजे ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों की जो क्षमताएं थी उनको शायद कम करके आंका था। तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार बच्चों का जो नैतिक चिंतन या बाह्य पुरस्कार और दंड द्वारा किस स्तर में नियंत्रित होता है? पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक और नैतिक संबंधवाद। तो बात करें अगर हम यहाँ पर कि बाह्य पुरस्कार और दंड के द्वारा, तो ये सबसे पहले चरण में होता है। अतः कह सकते हैं कि यह पूर्व पारंपरिक चरण में होता है, स्तर में नियंत्रित होता है। तो राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के अनुसार मानव शिशु में कौन सी जो प्रवृत्तियां और प्रतिक्रियाएं जन्मजात होती हैं? पहला है अनुकूलन, स्कीमा, मानस चित्र या संचालन। तो अगर हम जीन पियाजे के अनुसार बात करते हैं कि जो मानव शिशु में प्रवृत्तियां होती हैं, प्रतिक्रियाएं होती हैं जो जन्मजात होती हैं, तो वह होती है स्कीमा। कुछ वर्ड जो होंगे आपको याद रखने होंगे, कुछ चीज़ें याद रखनी होंगी जो जिनसे रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, जब आप इसका कॉन्सेप्ट वाली क्लास देखेंगे तो उसमें आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो स्कीमा जो है आप याद रखेंगे, जीन पियाजे साहब के अनुसार मानव शिशु में यह प्रवृत्तियाँ होती है जो जन्मजात होती है। तो या राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार नए ज्ञान की संरचना किस क्षेत्र में होती है? उस क्षेत्र के बीच में जो कि बच्चा जानता है उसमें जानने का सामर्थ्य है, या जो कि बच्चा जानता है और उसकी पहुँच के बहुत बाहर है, क्या ऐसा है? नहीं है। जो कि बच्चा जानता है और शिक्षक के विचार से जिसका बच्चे को ज्ञान होना चाहिए, ये भी गलत है। जो कि बच्चा जानना चाहता है उसके अभिभावकों के विचार से उसे ज्ञान होना चाहिए, ये भी पॉइंट भी गलत है। अतः उस क्षेत्र को कहते हैं, उस क्षेत्र के बीच को, कि जो बच्चा वर्तमान समय में जानता है और उसमें जानने का जो सामर्थ्य है किसी के सहयोग से, वो जो बीच वाला क्षेत्र होता है, दो होता है आपका। ठीक है, संरचना किस क्षेत्र में होती है? तो उस बीच क्षेत्र को जेडपीडी कहते हैं। ठीक है, आप याद रखेंगे उसको। ठीक है, तो ये होता है आपका राइट आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है कि कक्षा में एक बच्चा अपने सहपाठियों को उसी तरह मारता है जैसे उसने घर पर दंडित होते देखा है। तो यह उदाहरण किसका है? संरचनावाद का है, अवलोकन अधिगम का है, सामाजिक संरचनावाद का है, या मानवतावादी का है? सिंपल सी बात है, जब हम कोई चीज़ देख करके वैसा ही करते हैं तो वह क्या होता है? अवलोकन होता है। क्या होता है? अवलोकन होता है। अतः यह जो होगा, यह उदाहरण किसका होगा? तो अवलोकन अधिगम का होगा, यानी देख कर वह बच्चा उसी के जैसा जो है व्यवहार कर रहा है, उसी तरह मार रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सेकेंड बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है कि एक बाल केंद्रित कक्षा में क्या होना चाहिए? ये आपके 5 ऑप्शंस रहे और उसमें से कूट वाले क्वेश्चंस बने हैं। तो बहुत से संसाधनों का प्रावधान होना चाहिए बाल केंद्रित कक्षा में, ये बात तो बिल्कुल सही है। सेकंड की लचीले समूहकरण पर आधारित हो, पॉइंट बिल्कुल सही है। पाठ्य पुस्तक ज्ञान का एकमात्र आधार हो, अगर पाठ्य पुस्तक ही एक ज्ञान का मात्र आधार होगा तो वह बाल केंद्रित शिक्षा कक्षा नहीं कहलाएगी, पाठ्य पुस्तक केंद्रित कक्षा हो जाएगी। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। छात्रों की सक्रिय सहभागिता हो, ये पॉइंट सही है। वहीं पर एक संरचित पाठ्यक्रम और योगात्मक आकलन हो, नहीं, योगात्मक आकलन की बात हम नहीं करेंगे, तो ये पॉइंट भी गलत हो जाएगा। अतः यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ, जिस ऑप्शन में मिल जाए वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले में है पहला, दूसरा और चौथा, जो कि बिल्कुल सही है। तो पहला ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि क्या है? हार्वर्ड गार्डनर जैसे कि आपको पता है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, तो क्या बुद्धि एक ही संरचना है? तो गलत हो जाएगा। वहीं पर उन्होंने बताया है बहुबुद्धि है। वहाँ बुद्धि एक व्यापक क्षमता है जो संचित ज्ञान और अनुभव पर निर्भर है। तो एक व्यापक क्षमता नहीं है।
और बुद्धि को 3 प्राथमिक मानसिक क्षमताओं में वर्गीकृत किया जा सकता है, तो बिल्कुल नहीं। बुद्धि को विविध स्वतंत्र बुद्धियों में विभाजित किया जा सकता है, उन्होंने बहुबुद्धि के बारे में बताया था, और जिनमें प्रत्येक का एक अद्वितीय जैविक आधार होता है। बिल्कुल बात सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है कि किसी शिक्षक को अधिगम के लिए आकलन सुनिश्चित करने के लिए अंकों के आधार पर विद्यार्थियों में तुलना करना चाहिए। क्या ऐसा करना चाहिए अधिगम के लिए आकलन के लिए? बिल्कुल नहीं, हमें तुलना तो करना ही नहीं है। तुलना एक नेगेटिव टैगवर्ड्स होता है, तो ध्यान दीजिएगा, वो भी अंकों के आधार पर। प्रत्येक बच्चे के कार्य का विश्लेषण करना और उनके अवबोध में अंतराल को ज्ञात करना चाहिए। या किसी आकलन परीक्षा में केवल हाँ या ना के प्रश्न होने चाहिए। या बच्चों की स्मरण शक्ति को पेपर पेंसिल परीक्षण द्वारा परखना चाहिए। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं तो हम केवल और केवल जो है पेपर पेंसिल परीक्षा गलत होती है, वहीं केवल हाँ और ना के प्रश्न भी गलत होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम अधिगम के लिए आकलन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ऑप्शन नंबर 2 बनेगा कि प्रत्येक बच्चे के कार्य का विश्लेषण करना और उनके अवबोध में अंतराल को ज्ञात करना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा सुझाई गई समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट क्या प्रस्तावित करती है? तो क्या योगात्मक आकलन? बिल्कुल नहीं, योगात्मक आकलन वैसे भी गलत है। यंत्रवत याद करने में कौशल का आकलन, याद करना एक निगेटिव टैगवर्ड से ध्यान दीजिएगा। विद्यार्थियों को पेपर पेंसिल परीक्षा आधारित श्रेणियों में बांटना अलग है, पेपर पेंसिल परीक्षा गलत है, तो ये पॉइंट भी गलत हो जाएगा। स्व आकलन और सहसमूह का आकलन समावेश बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल जो है कि राइट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है कि विभिन्न भाषीय पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थियों की कक्षा में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? जब भी विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में बात करें, उन्हें हतोत्साहित करना चाहिए। क्या अपनी मातृभाषा में बात करने पर उन्हें हतोत्साहित करना सही होगा? तो बिल्कुल बात गलत होगी, उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, न कि हतोत्साहित करना चाहिए। वहीं दिया है कि कक्षा में प्रशंसात्मक संस्कृति उत्पन्न करना, जिसमें विद्यार्थियों को अपनी भाषा और बोली के बारे में बात करने को प्रोत्साहित किया जा सके। ये पॉइंट तो सही है। वहीं पर बात करते हैं आगे कि विद्यार्थियों को बोलना कि वे केवल विद्यालय द्वारा निर्धारित मानक भाषा में बात करें, तो ये पॉइंट गलत है। केवल विद्यालय द्वारा निर्धारित मानक भाषा में हम बात नहीं करेंगे। वह विद्यार्थी जो उपेक्षित समुदाय से आते हैं, उनके घर पर ट्यूशन रखने को कहना, ये पॉइंट भी गलत है। ठीक है, तो राइट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 2, जो कि बिल्कुल सही होगा क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों कि एक शिक्षिका अपने कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन को कैसे बढ़ावा देगी? तो लड़कियों को की स्त्रीवादी व लड़कों को पुरुषवादी विशेषताओं को और प्रोत्साहित करके यहाँ पर लचीलेपन को बढ़ावा नहीं देगी, ये रूढ़िवादिता को बढ़ावा देगी, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। लड़कों व लड़कियों को अलग अलग अधिगम कार्य देकर जिसके लिए वह आनुवंशिक रूप से तैयार हैं, तो ये पॉइंट भी गलत हो जाएगा। हम लड़के और लड़कियों को अलग अलग कार्य देंगे तो वहाँ पर हम जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा देंगे, न कि उसके लचीलेपन को बढ़ावा देंगे। वहीं पर बात करें कि जेंडर उपयुक्त अपेक्षाएं रखकर लड़कियां भाषा में अच्छा रहेंगे और लड़के गणित में, तो यहाँ पर भी हम जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रहे हैं, न कि उसमें लचीलेपन को। वहीं बात करें कि व्यक्तियों को गैर रूढ़िबद्ध भूमिकाओं में प्रस्तुत करके, तो ये पॉइंट बिल्कुल सही होगा। यानी हम लड़कों को लड़कियों में और लड़कियों को लड़कों के रूप में भूमिकाओं में प्रस्तुत करेंगे, तो यहाँ पर जो है हम इसमें जो है कि लचीलेपन को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा किस क्वेश्चन के लिए? क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। तो दोस्तों, ये थे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जिसमें आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, और इस तरीके के हम क्लास आपके लिए डेली लेकर आते हैं, जो कि आपके डाउट्स को क्लियर करके सीडीपी में आपको बेहतर जो है रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और बाकी भी क्वेश्चंस में, यानी बाकी भी सब्जेक्ट में पेडागोजी का आपका 15 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, उसमें भी ये आपके काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये था आज का सेशन कंप्लीट होता है। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।